आज का जो क्लास है उसमें हम 11 प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है। 11 प्रश्न, और 11वें प्रश्न को डिस्कस करते समय हम बाकी अन्य विंडोज को भी खोलेंगे, ठीक है। और ये 11 क्वेश्चन प्रेडिक्शन पर आधारित हैं और प्रश्न के आधार पर हम डिस्कस करेंगे। आज का ये प्रेडिक्शन क्लास प्रश्न पर आधारित है और प्रश्न के साथ लिंक पे आधारित है, ठीक है। कि जब भी मान लीजिए कि मैं पहला प्रश्न पे चर्चा करूंगा तो उससे अन्य चीजें क्या उस पर एक समझ डेवलप कर सकते हैं। हर प्रश्न के आधार पर मूल्यांकन करते हुए हम 11वां प्रश्न आज डील करेंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1-1.25 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तैयार रहिए आप लोग, और सवाल जब आपसे पूछा जाए तो जवाब दीजिएगा, ठीक है। और जवाब मुंह से नहीं देना है, यहाँ पे अगर आप लिख देंगे ABCD तो हम यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये जैसे मैसेज कर रहे हैं ना आप लोग, तो मोबाइल पर मैसेज करने के लिए तैयार रहिएगा। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। पहला प्रश्न है कि हाल ही में क्वाड समूह में शामिल देश, जिसमें भारत, USA और जापान, ऑस्ट्रेलिया की 9 सेनाओं ने मालाबार अभ्यास के कौन से संस्करण में हिस्सा लिया है, जो प्रशांत सागर के गुआम तट पर शुरू किया गया। इसमें से क्या आंसर लेंगे? विकल्प ए है 20वां संस्करण, सी है आपको, बी है 23वां संस्करण, सी है 25वां संस्करण, डी है 30वां संस्करण, डी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से अधिक। क्या आंसर ले रहे हैं आप? नितेश रंजन सी, शत्रुघ्न बी, मोनू प्रकाश 25वां संस्करण, बी, सी, मुकेश बी, राम कुमार बी, खालदा फिरदौस बी, पूजा जायसवाल बी, सोनी कुमारी बी, मीनाक्षी सी, स्वाति सी, राहुल शाह बी, ज्योति सिंह बी, सत्य प्रकाश बी, धीरज कुमार। मतलब लगभग BC का रेशियो ज्यादा है, कोई ए उत्तर ले रहे हैं, ठीक है। इस सवाल का जो जवाब है हम आपको देते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने सी उत्तर लिया है 25वां संस्करण, ठीक है, 25वां संस्करण जिन लोगों ने उत्तर लिया है वही उत्तर सही होगा, यानी कि सी उत्तर होगा, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या क्या है वो देखिए आप। हम केवल इसलिए नहीं प्रश्न पूछे हैं कि आपको सेम प्रश्न पूछा जाएगा और आपका जवाब 25वां संस्करण होगा। हो सकता है कि इस तरह से प्रश्न न पूछे जाए। हाल ही में क्वाड समूहों में शामिल देशों ने नौसेना का एक मालाबार अभ्यास हुआ, वो प्रशांत महासागर के किस आइलैंड के तट पर हुआ? ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। प्रशांत महासागर के किस द्वीपीय तट पर हुआ? तो गुआम तट पे हुआ, यह भी सवाल बन सकता है, एक अलग तरीके से बन सकता है, ठीक है। या फिर इसमें से कुछ न पूछे और पूछ दे कि गुआम जो द्वीप है वो किस महासागर में है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में मालाबार अभ्यास नौसेनाओं का हुआ है, किस समूह के साथ हुआ है, किस समूहों का ये अभ्यास है? तो भाई क्वाड समूहों का है। यानी कि एक प्रश्न और 4 से 5 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने तो पूरा मैटर आपको प्रश्न में दे दिया और एक औपचारिकता बस कुछ विकल्प दे दिए, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य था कि इस प्रश्न के माध्यम से आप तक कुछ मैटर पहुंचाया जाए, ठीक है। अब इसके कुछ हल का मूल्यांकन पे चलते हैं। तो अगर हम मूल्यांकन पर चलें, ठीक है, ये आपके सामने जो मैप है इसमें हम जाने वाले हैं गुआम तट पर, जो गुआम आइलैंड है। अब आप पूरे ये परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं, ये रसिया है, ये मंगोलिया है, ये चाइना है,
ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये जापान, ये ताइवान, ये फिलीपींस, और ये रहा आपका पपुआ न्यू गिनी, और पपुआ न्यू गिनी के नीचे है ऑस्ट्रेलिया। पपुआ न्यू गिनी के नीचे ऑस्ट्रेलिया है। अब आप यहां पे जाएं तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, यहां पे कुछ आइलैंड के समूह हैं, ठीक है। तो यहां जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल यहीं पे इसी पोजीशन पे गुआम आइलैंड है, गुआम तट है। ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है जिस पर अधिकार अमेरिका का है। इसी तट पर मालाबार अभ्यास हुआ है क्वाड समूहों का, और इसका एक बड़ा ही जियोपॉलिटिकल मैसेज देने का प्रयास किया गया है। भैया यहां से ज्यादा दूर चाइना नहीं है, ठीक है। चाइना को एक मैसेज या फिर चाइना पर एक दबाव बनाने के लिए ये क्वाड समूहों का, ये नौसेनाओं का एक मालाबार अभ्यास क्वाड ये गुआम जो तट है वहां पे हुआ है, ठीक है। इसका एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है जो चाइना को शायद देने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई चाइना आप देख लीजिए, पूरा पैसिफिक ओशियन में इस जोन में हम सक्रिय हैं, ठीक है। यानी कि वैश्विक लेवल पर चाइना पर एक दबाव इससे बन रहा होगा, ठीक है। मतलब ये आपका क्लियर हो गया पहला प्रश्न, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलने के लिए हम देख सकते हैं कि यहां पे आपके सामने प्रश्न है काजिंद। तो काजिंद को अगर आप देखें, काजिंद को, तो काजिकिस्तान और इंडिया नहीं नामे में लगा हुआ है। काजिंद 21 यानी कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण है? इसका उत्तर क्या होगा? दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। मैं सब पढ़ रहा हूं। मोनू प्रकाश डी आंसर लिए हैं आप, प्रियंका भास्कर सी, सोनू कुमार डी, जागृति सिंह सी, मंजीत बी, निकिता पटेल सी, नेहा सी, विजय राम 5। ठीक है, आप ABCD में उत्तर दें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेहा गुप्ता सी, रोहन सराफ सी, अर्चना कुमारी सी, राम कुमार सी, धीरेन्द्र सी। मतलब ले दे के अनेकों प्रकार के आंसर आए हैं, अनेकों प्रकार के उत्तर आए हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, 5वां संस्करण। जाहिर सी बात है कि मैं संस्करण के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर प्रश्न पूछा हूं, लेकिन काजिंद भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। और ये प्रश्न पूछने के पीछे रीजन है, ठीक है, कि इसमें से हो सकता है कि एक तो काजिंद अगर डायरेक्ट पूछता है कि किन दो देशों के बीच का ये अभ्यास है, तो इसमें आप कजाकिस्तान और इंडिया आराम से उत्तर ले लेंगे, ठीक है। और इसमें आपको संस्करण के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके भी पीछे रीजन है, आप देखेंगे कि कजाकिस्तान का पोजीशन आप देख सकते हैं, ये रहा आपका कजाकिस्तान, यानी कजाकिस्तान का बिल्ड देख लीजिए, ये पूरा कजाकिस्तान है। मतलब चाइना से भी लगा हुआ है, ठीक है। ये रसिया जब टूटा था तो ये सब देश बना था। अब इसका क्या महत्व है कि कजाकिस्तान के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके साथ बहुत ही व्यापारिक भारत का संबंध बढ़ता जा रहा है, ट्रेड बढ़ता जा रहा है। और अभी खासा कजाकिस्तान को लेके, भारत और कजाकिस्तान को लेके जो रिश्ते हुए हैं, इधर काफ़ी संवेदनशील बनते जा रहे हैं। उसके पीछे जो बेस है, अर्थ बेस है, ठीक है। लेकिन अभी इस आसपास के जो आप माहौल को देख सकते हैं कि लगता है कि अफगानिस्तान भी देखो तो बड़ा सेंटर पे है,
नहीं, ये इधर वाले एशिया को, इधर वाले एशिया को, इधर वाले एशिया को, इधर वाले एशिया का कनेक्टिव बिंदु रखता है। ठीक है, तो खैर आपको केवल ये करना है, अभी तो ये वाला एरिया तो वैसे भी अभी वर्तमान में चर्चा में है। कजाकिस्तान को लेके इसके जो बाउंड्री है, ठीक है, ये जो सागर है कैस्पियन, इसे आप थोड़ा सा आप अपने तरीके से मैपिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अभी प्रश्न के हिसाब से मैंने आपको मैप पे दिखा दिया है कि इस पोजीशन पे है, तो केवल इसके मैप और इसके आसपास के देश जिससे कजाकिस्तान के बाउंड्री लगे हुए हैं उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उसके अलावा भी प्रश्न कजाकिस्तान को लेके पूछे जा सकते हैं, और कजाकिस्तान को लेके बीपीएससी में प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो इसलिए इस पर आप ध्यान रखेंगे। हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न पे बात करेंगे। गन्ना उत्पादन, प्रश्न दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए तो अपने स्क्रीन पे ये पूरा प्रश्न दिखाई। हाँ, तो गन्ना उत्पादक राज्यों में पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। आप अगर ये विकल्प सामने है, इसमें से कोई उत्तर लग रहा है तो दीजिए, और अगर उत्तर नहीं लग रहा है तो कौन सा राज्य होगा उसका भी उत्तर दीजिए। ई उत्तर होगा। जागृति सिंह का कहना है कि आंध्र प्रदेश उत्तर होगा, मतलब कि उनका भी कहना है कि ई उत्तर होगा। सभी लोग ई उत्तर, राज आर्यन बिहार ले रहे हैं, सनाया आंध्र प्रदेश ले रही हैं, रोहन श्रॉफ आंध्र, ई उत्तर, ई बिहार, आदर्श श्रीवास्तव। ई सुरभि पाठक ई, अजीत कुमार ई, संचिता ई, जावेद ई, प्रीति गुप्ता ई उत्तर काफी आ रहा है, राम कुमार ई मतलब ले दे के जो बहुमत है वो ई के साथ है। लेकिन ई में भी जब उत्तर आप ले रहे हैं तो कुछ लोगों का मेरे को अंदाजा लगा है कि ई में अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप उत्तर ले रहे हैं। कुछ लोग आंध्र प्रदेश कह रहे हैं कि होगा नहीं, और कुछ लोगों ने बिहार भी लिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें आपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में से कोई आंसर नहीं लिया है, आपने ई उत्तर लिया है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि इसमें से कोई ऐसा राज्य नहीं है जो पांचवें पोजीशन पे हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पांचवें पोजीशन पे कोई अन्य राज्य है, और कुछ लोगों ने उत्तर दिया है आंध्र प्रदेश पांचवा राज्य होगा, कुछ लोगों ने दिया है बिहार, लेकिन पांचवा जो राज्य होगा वो होगा बिहार। ठीक है, गन्ना उत्पादक राज्यों में पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है। ठीक है, जो विकल्प में नहीं है, लेकिन यह बहुत क्रम में विकल्प दिया गया है। यानी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद बिहार है। ठीक है, ये पूरा क्रम में उत्तर, ये पूरे क्रम में हमने विकल्प दे दिया था 1 2 3 4, देन पांचवा बिहार। ठीक है, लेकिन ई जहां तक उत्तर है सभी लोगों ने सही उत्तर लगभग लिया है कि ई उत्तर होगा। लेकिन अगर बिहार और आंध्र प्रदेश की बात हुई तो यहां पे आप मिस कर सकते थे, इसलिए ध्यान रखना है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? उत्तर लीजिए।
अविनाश कुमार बी, अमृता दास 20, राम कुमार सी बी, मुकेश कुमार सी, सूर्य पाठक सी, प्रियंका भास्कर सी, सत्य प्रकाश बी, मोनू प्रकाश सी बी पे जा रहे हैं लोग, सी या बी। गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, अच्छा है। सी जिन लोगों ने उत्तर लिया है ज्यादा बढ़िया है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और पहला जो उत्पादक देश है वो ब्राजील है। ये पहला है। ब्राजील का आपका फर्स्ट पोजीशन होगा नहीं, और भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे होगा गन्ना के उत्पादन में, ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे? इसका उत्तर लीजिए। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे? आप लोग लिख के भी उत्तर दे सकते हैं अगर फास्ट हो तो, नहीं तो EBCD से ही काम चलाइए। रोशन डी बता रहे हैं, अजीत डी, सुरेश डी, कौन से क्रम के? डी बी, डी बी कौन है भाई? डी और बी दोनों दे रहा है। रूपक रंजन डी, मैक्सिमम लोगों का डी उत्तर आ रहा है, कुछ लोगों का ई भी आया है। छोटू कुमार 10th नंबर दे रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह को फिर कॉमन नंबर पर रखेंगे। जो 10 नंबर दे रहे हैं वो गुरु गोविंद सिंह को फिर कॉमा पोजीशन देंगे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। रूपक रंजन 5वां, मोनू प्रकाश ई दे रहे हैं उत्तर। देखिए ले देखिए यहां पर प्रश्न का उत्तर जो है, इस प्रश्न का जो उत्तर है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे? तो भाई साहब 5वें थे, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न जो है ये इसमें 5वां में 5वां उत्तर लेना है, ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे? 5वें क्रम के गुरु थे। मैंने 5 नंबर पे इस प्रश्न को डाला भी है, ठीक है। ये बस साइकोलॉजिकल था और कुछ नहीं था। गुरु ग्रंथ साहिब पहली बार संकलित किया किसने किया? इसमें उत्तर लीजिए। विकल्प दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? 6ठे नंबर प्रश्न में उत्तर ले। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक। क्या उत्तर ले रहे हैं 6ठा का आप लोग? ए सुचिता डी, ए सी आलोक, ए बी। प्रियंका भास्कर ए, अविनाश कुमार सी, आरती कुमारी, फिर रोशन गुप्ता, निकिता पटेल। अच्छा है, वर्क ठीक है, लेकिन ये बहुत साधारण प्रश्न है। अगर आप मैक्सिमम, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैक्सिमम लोगों का ए प्रश्न उत्तर आ रहा है, यही होगा, गुरु अर्जुन देव होगा। लेकिन ये जो आप लोग, कुछ लोग बी ले रहे हैं, कुछ लोग सी ले रहे हैं, निश्चित रूप से ये 5वां नंबर का प्रश्न या 6ठा नंबर का प्रश्न, ये इतना मुश्किल प्रश्न नहीं है, ठीक है, जिससे कि आपसे ये प्रश्न गलत हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो गलत कर ही रहे हैं। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये गुरु अर्जुन देव से संबंधित या गुरु ग्रंथ साहब से संबंधित प्रश्न पूछने के रीजंस क्या हो सकते हैं, है ना। अभी अफगानिस्तान के मसले पे आप देख सकते हैं कि वहाँ से कई सिख वहाँ से आए हैं, अपना गुरु ग्रंथ साहब का संकलन लेकर आए हैं भारत। और फिर सिखों का मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में है। आज भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जालियांवाला बाग में एक खास प्रकार का वर्चुअल ओपनिंग किए हैं, जो आज ही किए, हम देख ही रहे थे। उसके बाद तो क्लास का टाइम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इस बार, ये सारी घटनाएं या परिघटनाएं हमको सिखों के तरफ थोड़ा सा नज़र डालने के लिए मजबूर कर रही हैं कि नहीं, वहाँ से कुछ प्रश्न हो सकते हैं। अब कौन से प्रश्न होंगे, कितने आसान होंगे, कितने टफ होंगे, नहीं, लेकिन होंगे ऐसा लगता है। अगर आप सिखों के गुरुओं के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैं गुरुओं का एक लिस्ट लिया हूं, और इसमें आपको करना क्या है कि मैं कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इंडिकेट कर देता हूं। वैसे आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लेके आप काम कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग पे भी है, लेकिन रिकॉर्डिंग के अलावा अगर इसमें कुछ साउंड का या किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर हो भी रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, तब तक आप लोग की आवाज़ आ गई होती,
ये कैमरा पे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसे मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा इस क्लास को, इससे ज़्यादा टेंशन का विषय नहीं है। तो सिख धर्म के जो 10 गुरुओं की हम चर्चा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गुरुओं का मैं नाम ले लेता हूं। जैसे गुरु नानक देव जो पहले गुरु थे, संस्थापक भी थे, इनके बारे में क्या प्रश्न पूछ सकता है? एक तो अभी जो भी लिस्ट हमने बनाया है इनके संस्थापक के रूप में जानेंगे, और गुरु का लंगर इन्होंने शुरुआत की थी, वो बाबर के समकालीन थे। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। 550वीं जयंती पर करातारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया है। हालांकि बहुत बनेगा तो बाबर से या फिर यहां से बनेगा, लेकिन इस बार के प्रश्न में गुरु नानक चूंकि पहले एक सिख गुरु हैं, इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस बार जो प्रश्न पूछा जाएगा बीपीएससी में और सिखों से पूछा गया, हमको नहीं लगता कि गुरु नानक से पूछा जाएगा। कुछ अन्य बीच में से पूछे जाएंगे। गुरु अंगद से हो सकता है प्रश्न आ जाए, क्योंकि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। हालांकि गुरु का लंगर इन्होंने भी शुरू किया था, लोकप्रिय बनाया था इन्होंने प्रथा को। तो आप गुरु अंगद को गुरुमुखी आप लिपि के लिए याद कीजिए, ठीक है। दूसरे गुरु जो गुरु अंगद हैं, उनको गुरुमुखी लिपि के लिए आप याद कीजिएगा, ठीक है। और तीसरे गुरु जो हैं अमरदास जी हैं, गुरु अमरदास, इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बन सकता ये। इन्होंने सिखों के बीच सती और प्रताप व्यवस्था जैसे प्रथाओं को समाप्त कर दिया। ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास से भी प्रश्न नहीं बनने वाला है, लेकिन आपके पास मैटर है, क्योंकि 10 गुरु का कुछ इंफॉर्मेशन हमको देना था, ठीक है। आप गुरु रामदास को देख लें। इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर की स्थापना की। यह प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अमृतसर अभी जालियांवाला बाग के कारण ये काफी चर्चा में भी है, तो गुरु रामदास से प्रश्न बन सकता है कि अमृतसर की स्थापना इन्होंने किया था, जिसमें अकबर ने जो 500 बीघा करके जमीन गिफ्ट किया था इनको, है ना, उस पर उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ठीक है ना। और इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू किया था। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, ये अमृतसर वाला मैटर पे प्रश्न बन सकता है। जो सिखों के चौथे गुरु हैं गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 ईस्वी, इनसे भी प्रश्न बनेगा। अभी तो मैं इन्हीं से प्रश्न पूछ रहा था। 5वें नंबर के गुरु हैं। 1604 में आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की। ये इसलिए आपको अभी मैंने प्रश्न भी इसको प्रश्न पूछा, गुरु अर्जुन देव से मैंने प्रश्न यही पूछा था कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो आपने उत्तर लिया था गुरु अर्जुन देव। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया था, कंप्लीट किया था स्वर्ण मंदिर को, ठीक है। यहां से प्रश्न ये वाला बनता है और नंबर इनका बनता है। और एक ये प्रश्न बन सकता है, इन्हें जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया था। क्योंकि गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हैं और इनकी हत्या जहांगीर ने किया था। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, और ये जब भागना शुरू किया और जहांगीर ने इसका पीछा किया, तो फाइनली ये जो भाई साहब जो खुसरो हैं वो गुरु अर्जुन देव के पास गए थे, और उन्होंने गुरु अर्जुन देव ने इनको संरक्षण दिया था। तारण तार में था, पंजाब के तारण तार में, ठीक है। तो इसके आधार पर केवल उन्होंने खुसरो को, चूंकि जहांगीर के ही पुत्र थे, खुसरो को केवल ये दिए थे वो संरक्षण, इस वजह से उनको गिरफ्तार करवाया जाता है और गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है। उनके परिवार को किसी के हवाले कर दिया जाता है, मैं नाम उसका मिस कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये जो है अर्जुन देव के साथ क्या किया जाता है कि ये भाई साहब जहांगीर अर्जुन देव को गर्मी के महीने में 16 जून की इनकी शहीदी है ना, तो गर्मी के मौसम में इनको गर्म तावे पे बैठाया जाता है, और गर्म तावे पे बैठाने के बाद उनके शरीर पे ऊपर से गर्म बालू भी फेंका जाता है, और पूरा शरीर इनके झुलस जाते हैं, और फाइनली इनको रावी नदी में
बहा दिया जाता है और इस तरीके से वो उनकी मृत्यु होती है लाहौर के अंदर। ठीक है, तो बड़ा ही एक ऐसा गुरु जो काफी सेकुलर गुरु थे, है ना, मानवता की रक्षा करने वाले थे, और उनकी हत्या इस तरीके से होती है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद छठे गुरु हैं, और यहां से क्या प्रश्न बन सकता है, वैसे आपके सामने है ही। तो इसमें से गुरु हरगोविंद में से आप पहला पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। ठीक है, इन्हें सैनिक संत, सोल्जर सेंट के रूप में जाना जाता है। तो ये पहला पॉइंट के लिए गुरु हरगोविंद से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सातवां गुरु है गुरु हर्राय। ये शांति प्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी पर काम करने में समर्पित कर दिया। गुरु हर्राय से भी ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। गुरु हरकिशन, ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे और इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई। इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए समन जारी किया गया था। समन जारी किया गया था मतलब कि ये ध्यान रखिएगा कि इस्लाम विरोधी कार्य के लिए औरंगजेब ने इनके खिलाफ समन जारी किया था। गुरु हरकिशन से भी प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न जिससे बनने वाले हैं मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं अपने दृष्टिकोण से। गुरु तेग बहादुर, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बन सकता है। गुरु गोविंद सिंह से प्रश्न बन सकता है, बनता है, जैसे खालसा बन सकता है, खालसा। फिर इन्होंने एक नया संस्करण पाहुल ये पूछ देता है। फिर ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया, क्योंकि इसके बाद 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। मैंने बेसिकली 10वें गुरु के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो प्रश्न बन सकते थे उसको मैंने बोर्ड पे लाके इंडिकेट कर दिया, ताकि आपको ज्यादा बोझिल ना पड़े कि कौन से सिख गुरु में कौन से पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर लिस्ट बनाने जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के सामने आ जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण था उसमें से आपको सेलेक्टिव करके सिर्फ बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट क्लास दे रहा हूं, ये तो लंबा दूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा 10 ही प्रश्न बताने में। ठीक है, और हमें लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम ये, अगर आप ये सोचेंगे नहीं सब पे एकदम सर रिसर्च कर करके बताएंगे तो फिर तो समझ ही रहे हैं बात को। हमने आपको प्रेडिक्शन क्लास में एक मैसेज दे रहा हूं कि कैसे कहां से प्रश्न बन रहे हैं और कैसे बन सकते हैं और क्यों बन सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका एक अप्रोच भी बिल्डअप हो जाए इस पे। अब मेरे ख्याल से 6 प्रश्न हो चुका था, ये छठा हुआ था क्या, कोई बताओ तो। देखो मैसेज आया है कि सर वीडियो फंस रहा है। अगर वीडियो फंस रहा है तो भैया अपने तरफ से देख लेना एक बार कि कहीं आपके तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे तरफ से प्रॉब्लम अगर होता तो बच्चों का काफी मैसेज आया होता। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत ने किस अभियान की शुरुआत की है। विकल्प ए है ऑपरेशन बजरंगबली, बी ऑपरेशन देवशक्ति, सी ऑपरेशन पुष्पक, डी ऑपरेशन कुश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 7वां नंबर प्रश्न में क्या उत्तर लेंगे आप। प्रिंस देवा डी उत्तर ले रहे हैं, ज्योति बी ले रही हैं, जितेंद्र सिंह ई, मीनाक्षी ए, कंचन कुमारी डी, सत्येंद्र देवी शक्ति, सत्येंद्र आर्य देवी शक्ति।
इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ लगभग लोगों ने उत्तर सही लिया है, एक दो लोगों को छोड़कर, ठीक है, ऑपरेशन दैविक शक्ति। हाँ विकल्प थोड़ा सा बजरंग बली, पुष्पक, कुश ले लिया था, कंफ्यूजन अगर बढ़ सकती थी, अगर न्यूज में अगर आप नहीं होंगे, अपडेट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये प्रश्न बनाने में दिक्कत हुई होगी। थोड़ा सा भी पेपर वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी आप घटनाक्रम पर ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न सॉल्व कर सकते, आप कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहिणी आयोग का गठन संविधान के, रोहिणी आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये तो आराम से आप बना देंगे। 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर लीजिए, तो 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर लीजिए। राहुल कुमार, विजय, विराज रो, जागृति सिंह, शिवांजलि, सोनू कुमार, सुरभि पाठक, सी। पूजा रॉय, सी। ई। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340 सी। अब रोहिणी, पहले तो ये प्रश्न बनाने के लिए ये तय करना पड़ेगा कि ये रोहिणी आयोग किससे संबंधित है। तो रोहिणी आयोग ओबीसी के जितनी भी भिन्न जातियां हैं उसको उपवर्गित करने के लिए, है ना, केंद्र के द्वारा ये आयोग बनाया गया है, रोहिणी आयोग, जिसका आधार है आर्टिकल 340। आपको पता है कि ओबीसी आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ओबीसी आयोग की बात आर्टिकल 340 में है। तो आर्टिकल 340 को आधार बना के ये रोहिणी आयोग की स्थापना की जाएगी या बनाई जाएगी। इसमें तो अगर रोहिणी आयोग को ओबीसी से लिंक कर पाते तो ये प्रश्न बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने आपको प्रश्न पूछ दिए हैं कि रोहिणी आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा तय किया जाएगा? अनुच्छेद 340। खाली प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है कि रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? नहीं, रोहिणी आयोग का संबंध किस विषय से है? ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तीसरा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु चर्चा में भी थे, एक बहुत बड़े दलित नेता थे या एक बहुत बड़े समाज सुधारक। श्री नारायण गुरु ने समाज के निम्नलिखित में से किन वर्गों के सुधार हेतु प्रयास किए थे? क्या उत्तर लेंगे आप? नारायण गुरु के बारे में कौन सा उत्तर लेंगे आप? 18वीं, ये 19वीं सदी के काफी अच्छे समाज सुधारक थे, 1928 तक जिंदा थे, 1856 के आसपास इनकी जन्म हुई थी। मैं सबका आंसर पढ़ रहा हूं इसलिए मैं देख पा रहा हूं। इस बार मैक्सिमम लोगों का गलत आंसर आ रहा है। इस बार मैक्सिमम लोगों का गलत आंसर आ रहा है। 2-3 लोगों का आंसर सही था, बाकी लोगों का आंसर गलत आ रहा है। विजय राम का आंसर सही है, ई उत्तर। मैक्सिमम गलत आंसर आ रहा है। हम समझ गए कि श्री नारायण गुरु समाज के निम्नलिखित में किन वर्गों में सुधार हेतु प्रयास किया था। तो इसमें से केवल किसान वर्गों के लिए इनका कोई प्रयास नहीं था, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया था, जाति प्रथा निषेध के लिए उन्होंने प्रयास किया था, ब्राह्मणवाद का इन्होंने विरोध किया था। तो इस हिसाब से ई उत्तर ले लिया जाएगा। ठीक है, श्री नारायण गुरु से संबंधित प्रश्न हो सकता है और हमें लगता है कि इससे पहले भी टेस्ट में देखिएगा मैंने श्री नारायण गुरु से प्रश्न पूछा है। इससे पहले भी एक प्रश्न पूछा है
इसलिए आप लोग एक बार चाहें तो प्रश्न को रिवाइज करेंगे तो आपको दिख जाएगा वो प्रश्न को थोड़ा रिवाइज किया कीजिए। अभी ये प्रश्न देखिए, 3 से 9 साल तक के बच्चों को बनाइए, ये 3 से 9 साल तक के बच्चों को संख्या का बुनियादी ज्ञान देने की योजना का नाम क्या है? बनाइए, प्रश्न आपके सामने है। 3 से 9 साल के बच्चों को संख्या बुनियादी ज्ञान देने की योजना का नाम क्या है? इसमें थोड़ी सी मिली जुली सरकार है आप लोगों का, 50-50% पे जा रहे हैं आप लोग, मतलब कि बहुमत में आंसर नहीं कह सकते कि आ रहा है, लेकिन आंसर आ रहे हैं। यहां से सिरे से जावेद, स्नेहलता, ज्योति, जागृति का ठीक है, बाकी लोग तो लगभग गलत ही हैं। मनीष कुमार भारती ठीक है, ज्योति सिंह गलत है, ए उत्तर नहीं होगा, डी उत्तर होगा। आदर्श श्रीवास्तव, अच्छा आंसर ले रहे हो बाबू, डी आपके। हम आदर्श जी, आप जितने भी प्रश्न लिए हो उसमें से लगभग का आंसर आप सही लेते गए हैं, एक आध कहीं गलत किए हो आप, तो खैर ठीक है। नवल भाई, बी आंसर ना हुई हो, बी समर्पित भारत ना, निपुण भारत नहीं, निपुण भारत उत्तर होगा। 3 से 9 साल तक के बच्चों को संख्या का बुनियादी ज्ञान देने की योजना का नाम है निपुण भारत। निपुण भारत पे थोड़ा सा मैंने पीडीएफ बना रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां निपुण भारत से एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि निपुण का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये भी है। नई आर्थिक, ये नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत निपुण का नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। इसके कुछ उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र पर आधारित ये व्यवस्था है। बच्चों को प्रेरित, स्वतंत्र समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और पढ़ने के अस्थायी कौशल वाला बनाना है। मतलब कि ऐसी पढ़ाई देना जिससे कि उनके अंदर एक स्किल डेवलप हो सके, ठीक है। तीसरा इनका उद्देश्य है निपुण भारत का कि बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना है। चौथा उद्देश्य बच्चों की परिचित घर और मातृभाषा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पांचवा, शिक्षक, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों का क्षमता निर्माण करना है। आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना है। सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना है। इसके अलावा अन्य भी उद्देश्य हैं, ठीक है। आप इसके अलावा ईटीसी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी उद्देश्य आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो निपुण का फुल फॉर्म और हमने जो प्रश्न पूछा है वो ध्यान में रखिएगा। बाकी एक बार उद्देश्यों पर सरसरी निगाह रखिएगा ताकि प्रश्न कहीं दूसरे उद्देश्य से पूछ दे या फिर उसके अलावा विकल्प कहीं अलग से 2-3 आंसर सही देके ई विकल्प वाला उत्तर पूछ दे, तो थोड़ा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ध्यान का मतलब क्या है कि एक बार सरसरी निगाह से भी पढ़े हुए और एक प्रश्न बना लिए हो तो बन जाएगा। देखो एक बात तो इस सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक तो मनोवैज्ञानिक फायदा मिल जाता है कि ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, 5 विकल्प होते हैं। पांचों विकल्प में से सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर आपके आंख के सामने है, ठीक है। उसी 5 में से एक उत्तर सही है जो आपके पास ही है, जो आपके नजर के सामने है।
और आपके नज़र के सामने सही उत्तर है और उसमें से हम लोग अगर 150 में से 80 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो समझिए कि कितना दिक्कत है। अब मान लीजिए आप अगर 150 प्रश्न हैं और आपके सामने सारे के सारे प्रश्नों के विकल्प हैं और उस सभी विकल्पों में से एक विकल्प सही है, तो इतने गलत नहीं होने चाहिए। 30, 40 बहुत हुआ गलत, 35, इससे ज़्यादा गलत मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको ये सोचना होगा कि 5 विकल्प, 5 में से एक उत्तर आपके आंख के सामने है, कहीं बाहर से नहीं लाना है, ठीक है। उसमें से भी हम बहुत ज़्यादा अगर गलत करेंगे तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह का मैंने कहा कि सरसरी निगाह एक बार डाल लीजिएगा, तो ये चीज़ें फायदा कर देती हैं। तो थोड़ा सा इस सब तरह के प्रश्न में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, है ना, इस तरह के सेंस कहीं कहीं काम तो करते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अगला प्रश्न जो है आपका 9 गो हो गया ना जी, 10 गो हो गया। 11वां प्रश्न, किसी शहर को वाटर प्लस का दर्जा कौन देता है? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। नीचे के 3 गो प्रश्न में आप लोग का हवा नहीं लगा, ऊपर वाले कुछ प्रश्नों में देख रहे थे कि आप ठीक ठाक सॉल्व कर रहे थे, लेकिन लास्ट जो 7, 8, 9, 10 प्रश्न है इसमें आप लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ाए हैं। हाँ, इसमें बहुमत ठीक है आंसर का। ठीक है। किस शहर को वाटर प्लस का दर्जा कौन देता है? किसी शहर को वाटर प्लस का दर्जा कौन देता है? उत्तर हो जाएगा आपका आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 11 प्रश्न मैंने आज आपको बताया। 11 प्रश्न बताने के पीछे ये कारण था कि केवल ये 11 प्रश्न नहीं है। 11 प्रश्न का मतलब है कि अगर हर प्रश्न को मैंने कहूं कि हर प्रश्न पे 2-3 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मतलब ये हो गया कि 11 या 33, मतलब 40 प्रश्न का वेटेज है इसके अंदर। ये 11 प्रश्न नहीं है, ये 40 प्रश्न है, यानी कि 40 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं 11 को मिला के, ठीक है। मैंने हर प्रश्न अगर 3 से 4 बार पूछे जाएंगे, उसके 3 से 4 प्रकार से पूछे जा सकते हैं या 4 तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो 40 प्रश्न का वेटेज है इसमें। इसलिए यहां से अगर 1-2 प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत सफल क्लास माना जाएगा। इसके अलावा आप लोग पी नोट्स एक बार देख के जाइएगा कोई एग्जाम देने जाइएगा तो, ठीक है। पी नोट्स इकोनॉमिक्स का टर्म है, हम क्लास में, प्रेडिक्शन क्लास में, कल के क्लास में भी समझा देंगे या फिर किसी क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको समझा देंगे, काफी चर्चा में है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे संपन्न करेंगे।